नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का जीएस गुरु। देखिए, जीएस में हम बात कर रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के लोगों का जो इंडिया में एडवेंट हुआ है, जो आगमन हुआ है, उनके बारे में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूरोपियंस में सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, देन फिर डच या नीदरलैंड के लोग आते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज लोग। अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ है और किस तरह से उन्हें सक्सेस मिलती गई इंडिया में, और हल्की हल्की सी जो इन्फॉर्मेशन है हमने इनिशियल लेवल पर वो डिस्कस कर चुके थे। अब हम फोर्थ कंपनी की बात करेंगे, चौथे यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे जो इंडिया में आए थे। और फोर्थ नंबर पे जो इंडिया में आने वाली कंपनी थी वो थी डेनमार्क की, इट मीन्स डेनिश लोग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेनिश या डेनमार्क के लोगों का इंडिया में आगमन। ठीक है, डेनिश अराइवल इन इंडिया। तो यहाँ पे अब हमारा फोकस होगा डेनमार्क। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं हमारे लिए, बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना के बराबर है ये टॉपिक जो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये आए थे इनके साथ इंडिया में उस समय पर, है ना। इसलिए हम हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर बात की जाए डेनमार्क की, तो डेनमार्क यानी डेनिश, इट मीन्स डेनमार्क के लोग। और डेनमार्क में भी एक कंपनी बनाई गई जिसको हम बोलेंगे डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो डेनमार्क की कंपनी आती है। डेनमार्क की कंपनी की अगर बात की जाए तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इस कंपनी का गठन हुआ था। 1616 में ये कंपनी बनी थी, 1616 में इस कंपनी का गठन हुआ था। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यह जाता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो आंसर मिलेगा आपको 1616 में, 1616 में ये कंपनी बनी। ठीक है, फिर इनकी अगर बात की जाए, इनका इंडिया में जो अराइवल हुआ है, जो आगमन हुआ है, वो हुआ है 1620। 1620 में जब ये इंडिया आए तो फिर इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो खोली थी तमिलनाडु में। ठीक है, इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो तमिलनाडु में एक जगह आती है जिसका नाम है त्रेंकोबर। तो तमिलनाडु के त्रेंकोबर में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोली थी। तो हम बात कर रहे हैं इनकी फर्स्ट फैक्ट्री, इट मीन्स पहला गोडाउन या पहला गोदाम या पहला कारखाना, वो कहाँ खोला है, तो कब खोला है, 1620, 1620 में। कहाँ खोला है, तमिलनाडु के त्रेंकोबर। क्लियर, तमिलनाडु के त्रेंकोबर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या पहला कारखाना स्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब हम थर्ड पॉइंट या तीसरे पॉइंट के ऊपर देखते हैं। तो इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया या अपना जो सेंट्रल ऑफिस या केंद्र जो बनाया है उसकी बात करें, तो इनका जो सेंटर था, इनका सेंटर इन्होंने बनाया था बंगाल के सेरामपुर में। बंगाल के सेरामपुर को इन्होंने क्या बनाया, अपना सेंटर बनाया, अपना केंद्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेरामपुर बंगाल इज द सेंटर ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं पर इन्होंने क्या किया था, इन 1799, यहीं पर 1799 में सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में ही इन्होंने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई है, की इस्टेब्लिशमेंट की। देखिए, इंडिया की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात की जाए तो वो जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो 1556 में इस्टेब्लिश की गई थी, और ये किया था पोर्तुगीज ने। पुर्तगालियों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनाई थी, गोवा में। गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया की इस्टेब्लिश हुई थी पुर्तगालियों के द्वारा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने कन्नड़ और मलयालमी लैंग्वेज में, कन्नड़ और मलयालम भाषा में क्या किया था, जो बाइबिल है उसका मुद्रण कराया था। ठीक है, उसकी प्रिंटिंग कराई थी।
हालांकि यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है ये 1799 में की गई है, और कहाँ की गई है तो ये बात की जाए सेरामपुर में, जहाँ बंगाल में। और दूसरी बात यहीं पर क्या किया है 1891 में 1891 में सेरामपुर में एक कॉलेज की स्टेब्लिशमेंट किया गया है, एक कॉलेज स्थापित किया गया है, सेरामपुर कॉलेज, सेरामपुर एशियाई कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलेज बनाया गया है, ये चीज ध्यान रखना है। सेरामपुर कॉलेज बनाया गया है एशिया में, जो सेरामपुर में जो वेस्टर्न एजुकेशन का, पश्चिमी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था उस दौरान का, और आज भी एक कॉलेज है। तो वेस्टर्न एजुकेशन का ना एक इम्पोर्टेंट सेंटर था सेरामपुर कॉलेज, जो विलियम खेरे के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और जब इन्होंने देखा कि इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, इन दोनों का काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, इन दोनों के काफ़ी संघर्ष चल रहे हैं, स्ट्रगल चल रहे हैं, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने बाकी सभी यूरोपियन कंपनीज को इंडिया से क्या कर दिया था, कंट्रोल में कर लिया था या बाहर कर दिया था। देखा जाए तो फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया है, डचों को बाहर कर दिया आफ्टर द बैटल ऑफ बेद्रा 1759, और पोर्तुगीज को भी अपने नियंत्रण में लगभग कर लिया था। तो जब ये चीज़ें देखी है डेनिस ने, डेनमार्क ने, तो बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के साथ विवादों में पड़ने के, इन्होंने क्या किया 1845 के लगभग, 1845 के लगभग अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी इंडिया में उन्होंने बनाई थी, जितना भी केंद्र इंडिया में बनाए थे, वो सब अंग्रेजों को उन्होंने सौंप दिए, और अंग्रेजों को सौंप कर या अंग्रेजों को बेचकर वो इंडिया से क्या हो गए, वापस चले गए। तो यहाँ पे अगर हम इनके जाने की बात करें तो ये लोग इंडिया से वापस भी चले गए थे 1845 में। 1845 तक डेनिश लोग जो थे, डेनमार्क के लोग जो थे, वो इंडिया में जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी थी वो अंग्रेजों को सौंप कर या अंग्रेजों को छोड़कर, अंग्रेजों को बेचकर क्या हो गए, चले गए थे। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन थी जो हमें ध्यान में रखनी थी डेनमार्क या डेनिश लोगों के बारे में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ही कब हुआ था, 1616 में। फिर इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्टेब्लिश की वो तमिलनाडु के त्रैंकोवर में 1620 में की है। इन्होंने अपना सेंटर बनाया था बंगाल के सेरामपुर में, और यहीं पर इन्होंने कुछ एक प्रिंटिंग प्रेस 1799 में स्टेब्लिश की, और यहीं पर एक कॉलेज भी स्टेब्लिश किया गया था। हालांकि कॉलेज बाद में आया था, और ये जो कॉलेज है ये वेस्टर्न एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। ठीक है, और 1845 तक आते आते इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया था, सेल कर दिया था किसे, ब्रिटिशर्स को, और यहाँ से फाइनली इंडिया छोड़कर चले गए थे अपने देश डेनमार्क। ठीक है, तो ये भी व्यापार के पर्पज से आए थे, लेकिन फिर इन्हें वापस जाना पड़ा। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट अराइवल की, एक और इम्पोर्टेंट यूरोपियन कंट्री की जो इंडिया में आई थी, और वो भी एक कंपनी की तरह ही इंडिया में आई है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस। तो फ्रांस का किस तरह से अराइवल हुआ है, और फ्रांस से किस तरह अराइवल होने के बाद वो उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। और सबसे खास यहाँ पे अगर बात की जाए फ्रांस और ब्रिटिश, इन दोनों के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इन दोनों के आपस में जो संघर्ष हुए हैं, ऑब्वियसली ये जो संघर्ष हुए हैं ये दो चीज़ों के लिए हुए हैं, एक तो ट्रेड और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल कंट्रोल दोनों चाहते थे इंडिया में, इंडिया के सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाह रहे थे, और साथ ही व्यापार पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे। इसी कारण दोनों ही देशों की कंपनियों का इंडिया में काफी लंबा डिस्प्यूट चला है, विवाद चला है, जिसे हम कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। और ये जो कार्नेटिक वॉर्स हैं ये हुए हैं 3। हमने कई बार डिस्कस किया है कार्नेटिक वॉर्स, क्योंकि अभी जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही चल रही है, जिसमें बार बार हम सब यही सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब तक कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल नहीं स्टार्ट हो जाता, तब तक हम इन लोगों का आगमन और इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हीं के बारे में बार बार चर्चा करते रहेंगे, जिससे ये जो ईयर्स है ना, ये जो सन है, जो आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जितना हम इन्हें रिवाइज करेंगे, इनके जो ईयर्स हैं वो हमारे दिमाग में क्या होंगे, फिट हो जाएंगे, और फिर मुझे लगता नहीं कि फिर हम कभी इन्हें भूल पाए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूरोपियंस के बारे में पढ़ना, जिनको हम बोलते हैं फ्रेंच या फ्रांस। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम डिस्कस आगे करना शुरू करते हैं। चलिएगा, तो यहाँ से अब हम बात करेंगे 5वें यूरोपियन कंट्री या 5वीं यूरोपियन कंपनी का जो इंडिया में आई है, और उसका नाम है फ्रेंच कंपनी। तो हम बात करेंगे फ्रेंच अराइवल टू इंडिया या फ्रेंच अराइवल इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए किस तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, और आने के बाद वो अपना ट्रेड या अपना व्यापार और अपने जो उद्देश्य हैं ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्हें पूरा करना शुरू करती है। और देखिए जब ये कंपनी आई थी ना, तो इन लोगों का बेसिकली जो टारगेट था वो शुद्ध रूप से ट्रेड करना ही था, व्यापार करना ही था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आता है फ्रांसीसी गवर्नर बनकर, जिसका नाम था डुप्ले। तो डुप्ले जब गवर्नर बनकर आता है लगभग 1740-41 के अराउंड, तो तब से क्या होता है कि इस कंपनी का
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपसी संघर्ष है, आपसी जो विवाद है वो बढ़ जाते हैं और आपस में इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर बात की जाए स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में इस कंपनी का मूल उद्देश्य ही क्या था, ट्रेड करना, शुद्ध रूप से प्योरली व्यापार करना। लेकिन डुप्ले नामक गवर्नर के आने के बाद इस कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है किसके साथ, यूरोपियंस, इन्हीं के कॉम्पिटिटर्स बन गए कौन, ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ इनके संघर्ष काफी बढ़ गए थे। तो यहाँ पर फिर इसका जो रिजल्ट हुआ वो हुआ 3 कार्नेटिक वॉर्स जो हुए हैं, क्लियर, 3 कार्नेटिक जो युद्ध हुए हैं वो इसका रिजल्ट निकलता है। फाइनली फ्रांसीसियों को भी ब्रिटिशर्स जो है इंडिया से पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें कुछ एक जगहों पर रहने दिया जाता है और बाकी जो फ्रांसीसी थे वो इंडिया से वापस अपने देश फ्रांस चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं हम कि किस तरह से इनका आगमन होता है, किस तरह से ये लोग अपना थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और फिर इन संघर्ष में फंसते हैं और संघर्ष के बाद फिर इन्हें पूरी तरह से इंडिया से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात अगर की जाए तो लास्ट यूरोपियंस हैं जो इंडिया में आए हैं, क्लियर, लास्ट यूरोपियंस हु केम इन इंडिया। हालांकि इनके बाद एक और यूरोपीय कंट्री इंडिया में आई थी जिसका नाम था स्वीडिश, लेकिन उनका ना बिल्कुल भी अगर बात की जाए तो उतना बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं था, ज़्यादा बिल्कुल भी उनका बात उनके बारे में नहीं की जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लास्ट जो इन्फ्लुएंसिव लोग थे ना वो थे फ्रेंच। ठीक है, हालांकि एक और कंपनी आई है जिसको हम बोलते हैं स्वीडिश, स्वीडन के लोग आए हैं 1731 तक, क्लियर। और उसके पहले लास्ट जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हैं आपके कौन, फ्रेंच। तो ऐसा कहा जा सकता है कि लास्ट यूरोपियन टू इंटर इन इंडिया। ठीक है, 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ये बात बता चुका हूं। 1664 में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसके 4 साल के बाद, इट मीन 1668 में, इसके स्थापना के 4 साल के बाद लगभग 1668 में इन्होंने इंडिया में आए और इन्होंने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की, सूरत में। ठीक है, तो इंडिया आने के बाद इन्होंने सबसे पहला अपना जो ट्रेड सेंटर बनाया वो सूरत को बनाया। जिस तरह ब्रिटिशर्स को इनिशियली परमिशन नहीं मिली थी सूरत में अपनी कारखाना खोलने की, लेकिन फ्रांसीसियों को तुरंत ही सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई, इसलिए इन्होंने अपनी पहली कोठी या पहली ही फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की, सूरत में। हालांकि सेकंड उन्होंने वहीं पर खोली है जहां पर अंग्रेजों ने अपनी पहली खोली थी, इट मीन मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना दूसरा कारखाना भी काफी जल्दी क्या कर लिया था, स्टेब्लिश कर लिया था। बट पहला ध्यान रखिएगा, सूरत में 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या पहला कारखाना खोल लिया था। अब जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये लोग इतना लेट क्यों आए हैं, इट मीन्स कि इनका आगमन क्या हुआ, कब हुआ है, 1664 में कोठी खोली है और 1668 तक इंडिया पहुंचे हैं। तो आगमन में इतना लेट क्यों हुए, वहीं पर अगर यूरोपियंस में अगर हम बात करें, पोर्तुगीज 1498 में आ चुके थे, डचों की अगर बात की जाए तो 1602 में आ चुके थे, कंपनी उन्होंने 1602 में बनाई थी और एक पर्सन तो 1596 में ही आ चुका था, कार्नेलियस डी हाउटमैन। कहाँ पर आ गया था वो, इंडोनेशिया में। इंडिया में हालांकि 1605 में आए थे। ठीक है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी कोठी खोली थी डचों ने। और तीसरे नंबर में ब्रिटिशर्स 1608 में इंडिया पहुंचे हैं, कंपनी 1600 में ही बना चुके थे। वहीं अगर फ्रांसीसियों की बात की जाए, अच्छा इनके बीच में एक और आ जाते हैं आपके डेनिश इंडिया में आए हैं 1620 कंपनी 1616 में बना ली थी। और अब जाकर आए हैं 1664 में कंपनी बनाई है, 1668 में इंडिया आए हैं कौन, आपके फ्रेंच। तो इतना लेट क्यों हुए हैं ये इंडिया पहुंचने में, इतनी देरी से क्यों आए। वहीं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज या दूसरी यूरोपियन पावर अभी तक इंडिया में अपनी फैक्ट्री भी बना चुके हैं और इंडिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड करके मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो इन्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई है, इसके पीछे के जो कारण है उनको इवेल्युएशन करते हैं, उनके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे ना 2-3 ऐसे कारण है जिसके वजह से ये इंडिया में लेट आए हैं। तो पहला कारण क्या है उसके बारे में गौर करते हैं। फर्स्ट जो रीजन रहा है इनके लेट अराइवल का वो ये है कि आप सभी को पता है 1492 में किसकी खोज हुई थी, आप सभी को पता होगा 1492 में डिस्कवरी हुई थी किसकी, अमेरिका की, नॉर्दर्न अमेरिका, या हम बोल सकते हैं आज का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की डिस्कवरी ही कब हुई थी, 1492 में। किसने की थी, कोलंबस ने। और जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी, और चूंकि आप सभी को पता है कि यूरोप के अगर बात की जाए तो यूरोप से ज्यादा नजदीक कौन है, यूरोप से ज्यादा नजदीक अमेरिका है या इंडिया है, ऑब्वियसली अमेरिका ज्यादा नजदीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज की जो होड़ मची थी वो अमेरिका को कैप्चर करने के लिए लगी थी, अमेरिका को अपने उपनिवेश बनाने के लिए लगी थी। और इस रेस में सबसे ज्यादा आगे या सबसे ज्यादा जो इस दौड़ में शामिल जो 2 देश थे वो थे एक ब्रिटेन और दूसरा था फ्रांस। और फ्रांस इस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडल्ज था, सबसे ज्यादा इंगेज था कहाँ पर, अमेरिका में। उनका
पहला प्राइमरी लक्ष्य था, टारगेट था अमेरिका को पूरी तरह से अपना उपनिवेश बनाना, और वहीं पर ब्रिटिशर्स भी थे, और इसी कारण इन दोनों के वहां पर आपसी कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष चल रहे थे। ठीक है, तो एक पॉइंट जो आप लोगों का आता है, एक जो कारण यहाँ पे आता है वो आ जाता है क्या कि अमेरिका को ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका में अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे हैं, दैट्स वाई ये इंडिया में इनका जो अराइवल हुआ है वो लेट हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कारण जो है वो ये है कि अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रांस की और अगर कंपेयर करते हैं ब्रिटेन की, पोर्तुगीज की और दूसरी यूरोपियन कंपनीज की, तो वो जो डेवलपमेंट था, वो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था, और दूसरी चीज आती है कि जो पूंजीवाद की हम बात करते हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो ब्रिटेन में थी, जो दूसरे देशों में थी, वो अभी फ्रांस में डेवलप नहीं हो पाई थी। उतना साइंस टेक्नोलॉजी फ्रांस में नहीं डेवलप हो पाया था, उतनी मजबूत नेवल उनकी पावर नहीं बन पाई थी, उतना मजबूत नेविगेशनल सिस्टम नहीं हो पाया था। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस में कहीं ना कहीं अभी भी समाज में या धर्म में एक रूढ़िवादिता थी। चर्च की जो रूढ़ी थी, चर्च का जो ऑर्थोडॉक्स था, चर्च का जो कट्टरपन था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। क्लियर? तो इसी चीजों के कारण, इन्हीं कुछ बातों के कारण यहाँ पे इंडिया में फ्रांसीसियों का जो अराइवल हुआ है वो क्या हुआ है, लेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये एक मेन कारण हो जाता है, लेट अराइवल ऑफ फ्रांसीसी इन इंडिया। जो मैंने आप लोगों को बातें बताई कि ये ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज थे कहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा इंगेज थे कहाँ पर, अमेरिका में। और आप सभी को पता है कि अमेरिका में ही, जैसे हम बात करते हैं आज के समय, अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का, सभी ने नाम सुना होगा। तो अलास्का एक टाइम पर फ्रांसीसियों का ही पूरा कंट्रोल हुआ करता था वहां पर, और उसे अमेरिका को बेचकर ये लोग गए थे। क्लियर? अलास्का जो था उसे फ्रांस के लोगों ने क्या किया था, बेचा था किसे, अमेरिका को। तो इस तरह से काफी कुछ नियंत्रण हुआ करता था उनका अमेरिका पर, अमेरिका के कई रीजन पर इनका नियंत्रण था या कंट्रोल था। ठीक है, और देखिए फ्रांस के लोगों ने भी काफी सारे उपनिवेश बनाए, कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो फ्रांस के आज भी उनके कंट्रोल में है। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं ना टाइम जोन्स की, अगर हम टाइम जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम जोन अगर किसी कंट्री में आते हैं तो वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के बात की जाए तो 12 टाइम जोन आते हैं फ्रांस में। फ्रांस में कितने टाइम जोन आते हैं? 12 टाइम जोन। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुश्किल से एक टाइम जोन आता है, लगभग 2 हम बोल सकते हैं। वहीं रसिया जो इतना बड़ा देश है, रूस में जो टोटल टाइम जोन्स हैं वो 11 है, जबकि फ्रांस में कितने हैं? 12 हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन, अगर हम बात करें कनाडा और अमेरिका की, तो मिलाकर 5 या 6 टाइम जोन आते हैं। अमेरिका और कनाडा मिलाकर कितने टाइम जोन रखता है? 5 या 6। वहीं रसिया के कितने हैं? 11। और फ्रांस जो देखने में आप देखेंगे नक्शे में छोटा सा देश मिलेगा, यूरोप में दिखेगा ही नहीं। क्लियर? ब्रिटेन के साउथ में लगभग होगा। और इस देश की अगर बात की जाए तो इस देश में कितने हैं? 12 टाइम जोन। कैसे हो सकते हैं इतने से छोटे से देश के? क्योंकि इनका जो कंट्रोल है ना, वो दुनिया के अलग अलग कई क्षेत्रों पर है, कई सारे आइलैंड्स पर इनका कंट्रोल है। तो कहीं कहीं पे अलग अलग टोटल जो टाइम जोन इनके मिलाकर हम देखते हैं तो वो टोटल 12 टाइम जोन हमें मिल जाते हैं। किसके? फ्रांस के। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछ लेता है कि मैक्सिमम टाइम जोन किस देश के हैं, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस। अब ये टाइम जोन का क्या मतलब होता है? देखिए ज्योग्राफी का टॉपिक होता है टाइम जोन। जैसे कि आप सभी को पता है जो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, तो आप सभी को पता है कि लॉन्गिट्यूड्स जो टोटल हैं वो कितने हैं? टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360। पृथ्वी पर हमने कुल जो देशांतर रेखाएं मानी है वो कितनी मानी है? 360 मानी है। ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड है। और इन 360 लॉन्गिट्यूड को हम डिवाइड कर देते हैं टाइम जोन्स में। इन 360 लाइंस को ही डिवाइड कर देते हैं किसमें? टाइम जोन्स में। और लगभग 24 टाइम जोन्स हम बना लेते हैं। कितने टाइम जोन्स बना लेते हैं? 24 टाइम जोन्स बना लेते हैं। ऐसे 24 टाइम जोन है, और हर एक टाइम जोन 1 आवर का होता है, 1 आवर का होता है। और इस तरह से पृथ्वी पर टोटल 24 घंटे होते हैं। जैसे अर्थ जो रिवोल्ट करती है ना, रिवोल्यूशन जो अर्थ का हो रहा है, जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 24 घंटे में वो पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे में जब वो पूरा चक्कर लगाती है तो वो 24 घंटे में एक्चुअली कितने लॉन्गिट्यूड घूम जाती है? 360 लॉन्गिट्यूड वो पूरा का पूरा घूम जाती है। ठीक है, और इन्हीं 360 लॉन्गिट्यूड को हमने डिवाइड किया है टाइम जोन्स में। किस में डिवाइड कर दिया है? टाइम जोन्स में। और जब आप इन 360 को जब आप डिवाइड कर देते हैं किससे? 24 से, तो आप देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 15। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। हाँ, तो कितना आंसर आएगा? 15। तो 1 टाइम जोन इक्वल टू होता है 15 लॉन्गिट्यूड। और आप लोगों को पता होगा
कि एक लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 4 मिनट। एक लॉन्गिट्यूड बराबर कितना होता है 4 मिनट। तो 15 इंटू अगर आप 4 करेंगे ना तो आएगा कितना 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब हो जाएगा कितना 1 आवर। तो 1 टाइम जोन इज इक्वल टू हो जाता है 1 आवर, 1 घंटे का समय, और उसे ही हम बोलते हैं 1 टाइम जोन। अब किसी भी देश में जैसे हम बात करें इंडिया की, तो आप लोगों को पता है कि इंडिया का जो मैप है कुछ इस तरह से होगा। तो लगभग इंडिया का नक्शा कुछ इस तरह से। अब इंडिया से जो टाइमलाइंस गुजरती हैं, इंडिया से जो टाइमलाइंस गुजरती हैं, इंडिया से जो लॉन्गिट्यूड्स गुजरती हैं, लॉन्गिट्यूड्स को ही हम क्या बोलते हैं टाइमलाइंस। इस तरह से जो इंडिया से टाइमलाइंस गुजरती हैं, समझे, ये जो देशांतर गुजर रही है। अब इनमें देखा जाए तो ये जो सबसे इस साइड वाली लाइन है और इस साइड वाली जो लाइन है, इनको अगर हम काउंट करते हैं, इनको जब हम देखते हैं तो इनका जो काउंटिंग होती है ये लगभग टोटल मिलाकर देखा जाए, यहाँ से 1 2 3 4 5 करते हुए, तो टोटल 29 लाइंस इंडिया से गुजरती है। कितनी लाइंस गुजरती हैं? टोटल 29 लाइंस गुजरती हैं। यहाँ पे 68 लॉन्गिट्यूड हो जाता है और यहाँ पे 97 लॉन्गिट्यूड हो जाता है। ठीक है, 68 97। और अगर आप इनको माइनस करेंगे 68 और 97 को जब आप माइनस करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 माइनस 68, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2। तो 29 लाइंस का डिफरेंस होता है इंडिया के एकदम वेस्टर्न पॉइंट और इंडिया के एकदम ईस्टर्न पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया में कुल कितने टाइम जोन होंगे, तो आप लोगों को पता है कि एक टाइम जोन बराबर 15 लाइंस होती हैं, तो 2 टाइम जोन बराबर लगभग 30 लाइन है। लेकिन इंडिया में कितनी लाइंस है? 29 लाइंस है। ठीक है, इसलिए इंडिया को हम बोलते हैं कि इंडिया में एक टाइम जोन होता है या लगभग 2 होते हैं। ठीक है, और टाइम में कितना डिफरेंस होगा, ये जो एकदम ईस्टर्न पॉइंट है और ये जो एकदम गुजरात में वेस्टर्न पॉइंट है, इन दोनों के बीच में टाइम में कितना डिफरेंस होगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर जो टाइम होगा और यहाँ पर जो टाइम होगा। देखिए इस डायरेक्शन में टाइम क्या होता है, आगे होता है, और इस डायरेक्शन में टाइम क्या होता है, पीछे होता है। तो उधर पर जो टाइम होगा और इधर पर जो टाइम होगा उसमें वेरिएशन होगा कितने का, तो 29 लाइन का डिफरेंस है, मतलब 29 लाइन में जो टाइम होगा उतना डिफरेंस होगा। और आप सभी को पता है कि एक टाइम लाइन बराबर 4 मिनट होता है, तो 29 बराबर जो होगा वो कितना होगा, तो लगभग अगर हम बात करें 15 लाइन की 1 आवर, तो 30 लाइन के हो जाएंगे लगभग 2 आवर, यानी कि 1 घंटे और अगर बात की जाए तो लगभग 114 मिनट का क्या होगा डिफरेंस होगा, क्योंकि 2 आवर के लगभग की बात हो रही है। और 2 आवर बराबर कितना होता है 120 मिनट, तो 120 से थोड़ा सा कम लगभग 114 मिनट का डिफरेंस हो, यानी आप 2 घंटे ही मान लें, 2 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। इट मींस अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 आवर का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे अगर बज रहे होंगे 6, तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। ठीक है, ये एक हल्का सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना। हालांकि घड़ी पर टाइम सेम ही दिखता है, ऐसा नहीं है, बस आपको फिजिकल जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, एटमॉस्फेरिकल जो कंडीशन है, वो आपको चेंज मिलेगी। यानी यहाँ पे सुबह के जो 6 का समय हो रहा होगा और यहाँ पे सुबह के 4 का समय हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो 6 वाली होगी और यहाँ पे 4 वाली होगी। लेकिन घड़ी में अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 ही बज रहे होंगे। ठीक है, घड़ी में दोनों जगह सेम ही होगा, वॉच में जो टाइम होगा वो दोनों जगह सेम ही होगा, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होगी। यहाँ पे सूर्य पहले उग जाएगा, यहाँ पे सूर्य बाद में उगेगा, लेकिन घड़ी पर टाइम सेम दिखेगा, क्योंकि घड़ी पर जो टाइम होगा वो उस लाइन के अकॉर्डिंग होगा जो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो वो इलाहाबाद से गुजरने वाली लाइन है। ठीक है, 82.5 डिग्री, तो उस पे जो लाइन टाइम होता है वो पूरे इंडिया को फॉलो करना होता है। पूरे इंडिया में वही टाइम चलता है जो 82.5 डिग्री का टाइम होता है। तो ये वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। ये चीज जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि फ्रांस के बारे में जब हम बात करते हैं तो फ्रांस छोटा सा देश है। अगर उसका यूरोप में जो कंडीशन है वो छोटी सी है, लेकिन उसके हाथ में कई सारे आइलैंड्स हैं, और इन्हीं आइलैंड्स के कारण उसके कई सारे टाइम जोन्स हो जाते हैं। और टोटल टाइम जोन उसके कितने हो गए हैं, 12। अब टाइम जोन क्या होता है, वही चीज मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बातें बताई है कि टाइम जोन क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने अर्थ की हम बात करते हैं तो अर्थ पर इस तरह से क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं होती है, और इन देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो टोटल 360 होती है। और पृथ्वी क्या करती है, पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, रोटेट कर जाती है। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका मतलब वो 360 डिग्री घूमती है, और जब वो 360 डिग्री घूमती है तो यहीं से हम टाइम जोन क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये लोग आखिर लेट क्यों आए हैं इंडिया में। तो मैंने बातें बताई कि इंडिया में आने में निहत देरी क्यों हुई है,
और अब हम बात करते हैं कि इनकी जो कंपनी बनी है और फिर कंपनी के साथ ये इंडिया में आए हैं, उस मुद्दे के ऊपर अब हम यहाँ पे गौर करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि एक हमने जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में गौर किया, और फिर यहाँ पे हमने इस मुद्दे पे गौर किया कि आखिर ये इतना लेट क्यों हुए हैं। अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी पहले आ गए, बट फ्रेंच जो थे वो काफ़ी लेट आए हैं, और ये लेट अराइवल के पीछे का क्या कारण था, तो लगभग हमने उसको समझने की कोशिश की। नाउ द टॉपिक इज़ द फ्रेंच कंपनी। अब फ्रेंच कंपनी की अगर बात की जाए तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी थी इसका नाम था कैंपनी द इंड ओरिएंटल। क्लियर? तो कंपनी का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कंपनी COMPAGINE कैंप। देखिए प्रोनाउंसिएशन जो होगा ना वो लगभग फ्रेंच लैंग्वेज में, इसलिए इसका जो नाम है वो इस तरह से है, द इंड ओरिएंटल। क्लियर? द इंड ओरिएंटल। द इंड ओरिएंटल। ठीक है, तो कंपनी जो थी उसका वैसे और भी लंबा नाम है, बट ये हम शॉर्ट नाम जो याद रखते हैं कंपनी का वो है कंपनी द इंड ओरिएंटल। ठीक है, अब इसका मतलब वही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मीनिंग वही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इतना कोई खास बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट बता चुका हूँ, 1664 में ये कंपनी बनी थी, बट इस कंपनी को बनाने में, इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करने में, ठीक है, पहले इस्टेब्लिशमेंट बता चुका हूँ, फिर भी लिख लो, 1664 हेडक्वार्टर कहाँ पर? पेरिस में। लेकिन इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट जिसने लगाया था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसका रोल था वो था उस समय के जो फ्रांस के रूलर थे, है ना। फ्रांस के रूलर का उतना रोल नहीं था, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके जो वित्त मंत्री थे, उनका रोल था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्रांस के राजा की बात की जाए तो वो थे लुईस 14 या लुई 14 कहा जाता है, लुईस 14। क्लियर? 14। लुई 14वें उस समय के क्या थे? राजा थे। तो लुई 14 एंड द मैक्सिमम जो इफेक्ट जिसने लगाया है, मैक्सिमम रोल जिसका है वो है कोलवर्ट। ठीक है, फ्रांस के उस समय के एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे कोलवर्ट। तो कोलवर्ट के ही प्रयासों से, कोलवर्ट के ही इफेक्ट्स से ये कंपनी का फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, ये कंपनी बनाई गई थी, किस काम के लिए बनाई गई थी? इंडिया के साथ, या इंडीज, इंडीज मतलब समझ रहे हैं ना, पूर्व के जो आइलैंड्स हैं उन्हें कहा जाता है इंडीज। क्लियर? ये जो शब्द है द इंडीज यूज किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, किसके लिए? पूर्व की जो एशियाई कंट्रीज हैं, जो आइलैंड्स हैं, खासतौर से इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनके लिए, और उसमें इंडिया भी शामिल है। तो द इंडीज पर ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए कंपनी बनी थी, खासतौर से इंडिया के लिए। और ये लोग इंडिया कब आए हैं? तो इंडिया पहुंचे हैं 1668, और अपनी पहली फैक्ट्री ही कहाँ स्टेब्लिश कर ली थी? सूरत में। ये तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों समझ ही गए हैं। ठीक है, अच्छा, कंपनी का ना एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था इस कंपनी का, इस कंपनी के ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि अभी तक जो बाकी की कंपनियां हमने पढ़ी है, हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जो कंपनी पढ़ी, लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और जो जो VOC थी, यानी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और साथ ही जो पुर्तगाल के जो लोग इंडिया में आए थे उन्होंने भी एक कंपनी फॉर्म की थी। तो ये लोगों की जो कंपनी थी, इन कंपनी में और यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि ये कंपनी पूरी तरह से क्या थी? गवर्नमेंट ओन थी। जबकि ये जो दूसरी कंपनियां थी ये गवर्नमेंट ओन होने के साथ साथ इसमें इंडिविजुअल या जो प्राइवेट जो शेयर होल्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। यानी गवर्नमेंट का उतना नहीं था जितना प्राइवेट था, यानी वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह इंडिया में आई थी। लेकिन अगर हम इस कंपनी की बात करें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये कंप्लीटली फुल्ली किसके कंट्रोल में थी? गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी। ठीक है, ये कैसी कंपनी थी? फुल्ली स्टेट कंट्रोल कंपनी थी। फुल स्टेट कंट्रोल। ठीक है, कंप्लीटली राज्य के द्वारा स्थापित की गई कंपनी थी। तो स्टेट का यानी राज्य का, इट मीन सरकार का या गवर्नमेंट का ज्यादा इंपैक्ट रहा है, ज्यादा कंट्रोल रहा है, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से इसे अपनी तरह से रेगुलेट करती थी। ठीक है।